हमने फॉर लूप के साथ में सिंपल आइटरेशंस फॉर लूप में किस तरह का सिंटेक्स होता है वो हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑड नंबर्स का सम करवा रहे हैं, प्लस वो ऑड नंबर्स जो हैं वो 2 डिजिट के भी होना जरूरी है। सिंपल सम तो हम परफॉर्म कर ही सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को इनफाइनाइट लूप के फॉर्म में पुट किया है। प्लस इनफाइनाइट लूप अगर हम फॉर लूप के साथ में यूज करना चाहें तो देखिए तरीका क्या है कि अगर हम फॉर लूप के तीनों सेक्शंस को यहाँ पर क्या कर दें, स्किप कर दें, तो ये एक तरीके से इनफाइनाइट लूप का काम करेगा। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले यूजर को एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया है। अगर यूजर कोई भी नंबर इनपुट करेगा तो सिंपली यहाँ पर चेक होगा। ठीक है, अगर 0 प्रेस करेगा तो ये पर्टिकुलर जो लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट है सम, अब सम किसका करवाए, हम सिंपल सम भी करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दिया है सिंपल सम के जगह पर। मैंने यहाँ पे चेक करवाया कि अगर वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो ऑड नंबर है, यानी कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और साथ में वो पर्टिकुलर जो नंबर है वो अगर 2 डिजिट का है, तो ही उन नंबर्स का क्या होना चाहिए, सम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप कंटिन्यू होगा, लेट्स से यूजर ने यहाँ पर नंबर टाइप किया 45। ठीक है, तो 45 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पर्टिकुलर जो सम वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी कि सम में इनिशियली 0 था, अब सम में क्या हो जाएगा हमारे पास में 45। इसके बाद वापस से, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, हमने कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, हालांकि ये तो बताया है कि ब्रेक कब होना है, लेकिन अगर हम 0 प्रेस नहीं करेंगे तो ये पर्टिकुलर लूप एक इनफाइनाइट लूप की तरह ही काम करेगा। ठीक है, अब आगे उसके बाद वापस से ये पर्टिकुलर जो लूप है उसमें वापस से नंबर का इनपुट लिया जाएगा। लेट्स से नंबर इस बार हमने दिया 55, तो 55 0 के बराबर नहीं है, यानी कि प्रोग्राम तो टर्मिनेट नहीं होगा। अब ये कंडीशन इस केस में ट्रू है। ठीक है, तो यानी कि 45 जो पहले वैल्यू थी उसका वापस से किसके साथ में सम हो जाएगा, यानी कि 45 प्लस 55 इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम मैंने अगर इनपुट दिया 2, ठीक है, तो 2 के केस में ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 ना तो ऑड नंबर है और 2 ना तो 2 डिजिट का नंबर है। ऐसे अगर मैंने नेक्स्ट इनपुट दिया 3 5 7, तो भी ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एट द एंड मैंने अगर 0 प्रेस कर दिया तो इन दोनों नंबर्स का सम हो जाएगा। ठीक है, सम में ऑलरेडी इन दोनों नंबर्स का सम है, तो वो हमारे पास में सम, यानी कि ये पर्टिकुलर लूप 0 लिखने पर तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम 0 इंसर्ट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। अब मैंने इस प्रोग्राम में नया क्या इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, मैंने आपको टाइप कास्टिंग का एक एग्जाम्पल समझाया था, लेकिन मैंने उसमें उस टाइम सिर्फ एक तरह की टाइप कास्टिंग बताई थी। तो यहाँ पर मैंने एक टाइप कास्टिंग का और भी टाइप मेंशन किया है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो सम डिस्प्ले हुआ, लेट्स से कि इन दोनों नंबर्स का सम हमारे पास में क्या हो गया, 100। अब मैंने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर 100 नंबर से जो भी कैरेक्टर बनता है उसको मैंने यहाँ पर सिंपल क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। तो किस तरीके से करवाया, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सम लिखती तो 100 डिस्प्ले हो जाता, लेकिन मैंने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, यानी कि जो हमारे पास में 100 वैल्यू है उसका जो भी रेस्पेक्टिव कैरेक्टर बनता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये C++ में हमारे पास में टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करने का तरीका है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात कर रही हूँ, यानी कि हम एक इंटीजर वैल्यू को फोर्स कर रहे हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, किस में टाइप कास्ट हो जाए, किस में चेंज हो जाए, कैरेक्टर में। ठीक है, टाइप कास्टिंग हम 3 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एक्सप्लिसिट, अभी मैंने यहाँ पर एक ही तरीका उसका पुट किया है। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 49,
इसमें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगेन 10 नंबर्स का इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब 10 नंबर्स, वेट, मैंने यहाँ पर इसको 5 टाइम्स ही चलाया तो अब 10 लिख देते हैं। तो 10 टाइम्स यूजर क्या करेगा, 2 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस यहाँ पर होगा, इसको हम 5 ही कर लेते हैं। तो 5 टाइम्स इनपुट लिया जाएगा। तो यूजर 5 टाइम्स क्या करेगा, वैल्यू का इनपुट देगा, और उसमें जो लास्ट 3 डिजिट का नंबर हमारे पास में एग्जिस्ट करता है अगर हमारे प्रोग्राम में, तो वो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवाने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों ने लास्ट इवन या लास्ट ऑड निकालना शायद देखा हो, मे बी शायद सर ने भी आपको इस तरह का कोई असाइनमेंट दिया हो। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ लास्ट 3 डिजिट नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, और इसी के रिगार्डिंग मैंने आज के क्लास के एंड में कुछ असाइनमेंट्स भी आप लोगों को दिए हैं, तो उनको भी एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले ये लूप 5 बार चलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट लिया मैंने। अब इनपुट लेने के बाद चेक करवाया है कि अगर वो पर्टिकुलर जो नंबर है वो 99 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, दैट मीन्स वो कितने डिजिट का नंबर हो गया हमारे पास में, 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। अब जैसे ही 3 डिजिट का नंबर फर्स्ट नंबर आएगा तो हमने उसको लास्ट नाम के वेरिएबल में क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। इसकी जरूरत हमें इसीलिए है क्योंकि एट द एंड जो हमारे पास में नंबर आएगा, ठीक है, वो एक 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अगर हम इसको स्टोर नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो बार बार ओवरराइट होता जाएगा। तो इसीलिए इसको हमें कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट जो हमारे पास में 3 डिजिट का नंबर है वो फाइंड करना होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते, सिंपली ब्रेक कर देते। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें लास्ट 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना है, यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब है, ये यूजर अगर इनपुट दे रहा है तो इस इनपुट में सबसे लास्ट 3 डिजिट का नंबर क्या आता है, 605। ये हमें आंसर में डिस्प्ले करवाना है, और इसी के लिए हमने यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो अगर यूजर सबसे पहले फर्स्ट नंबर देगा, फर्स्ट नंबर को चेक किया जाएगा कि वो अगर जैसे अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट सबसे पहला नंबर अगर मैंने 12 दिया तो 12 इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे ही आई में इंक्रीमेंट होगा, आई का इटरेशन, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वापस से ये लूप कंटिन्यू होगा, ठीक है। कंटिन्यू होने के बाद लेट्स से कि मैंने यहाँ पे नंबर दिया 455। अब 455 जो नंबर है वो सबसे पहले लास्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर होने के बाद अब वापस से आई की जो वैल्यू है, अभी आई की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, देन आई की वैल्यू 2 हो गई, और अब इस आइट्रेशन में आई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो वापस से लेट्स से हमने ये नंबर दिया, कंडीशन ट्रू नहीं है। ऐसे करते करते जब हम लास्ट में 605 नंबर देंगे तो वो 605 वापस से जो पहले वाला लास्ट की वैल्यू थी उसको ओवरराइड कर देगा, और लास्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 605। पहले लास्ट वेरिएबल में 455 स्टोर था, लेकिन अब स्टोर हो गया 605, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे चेक करवाया, ये पर्टिकुलर जब लूप 5 टाइम्स चल जाएगा, फिर उसके बाद में जब ये लूप मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद मैंने कंडीशन चेक करवाई है कि अगर लास्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ही हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि 605 इज लास्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर लास्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 के बराबर है, दैट मीन्स कि हमें प्रोग्राम में कोई भी हमारे जो पर्टिकुलर हमने इनपुट दिए हैं उसमें कोई भी जो 3 डिजिट का नंबर है वो नहीं मिला। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एरे में से लास्ट प्राइम नंबर फाइंड करना है, थर्ड प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा। मैंने आज की क्लास में कुछ असाइनमेंट इसी तरह के आपको दिए हैं। आगे कंटिन्यू करें।
तो मैंने यहाँ पर एक पैटर्न का क्वेश्चन अगेन पुट किया है। पैटर्न कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, हालांकि आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में इसको ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, ये हमारे पास में आउटपुट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। तो अगेन हमें पता है पैटर्न के क्वेश्चंस में हमें एक तो रो के लिए लूप चलाना होता है। मैंने यहाँ पर रो का इनपुट यूजर से नहीं लिया है, फिक्स कर रखा है कि 5 रोज के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है और 5 रो में हर एक रो में हमें ए बी जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपली मैंने फर्स्ट रो के लिए देखिए जे का लूप चलाया। अब जे का लूप अगर 1 रो है तो 1 रो के लिए 1 टाइम ही चलेगा। ठीक है, 1 टाइम चलेगा, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि अगर जे की वैल्यू 1 है फर्स्ट आइट्रेशन के केस में, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, चेक होगा कि 1 जो है वो 1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो उस केस में मैंने क्या किया है, हमें क्योंकि कैरेक्टर पैटर्न को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने सबसे पहले कैरेक्टर के केस में एक सी वेरिएबल लिया है जिसमें इनिशियली ए असाइन कर दिया और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर ए कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सी में प्लस प्लस होगा। हालांकि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो एक बार ही यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर 1 तक ही है। अब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ए डिस्प्ले होने के बाद हमने वापस से, क्योंकि हमें नेक्स्ट रो में वापस ए बी से शुरू करना है, तो मैंने सी नाम के वेरिएबल में वापस से ए असाइन कर दिया और लाइन ब्रेक भी कर दिया। अब वापस जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो आई की सेकेंड आइट्रेशन के लिए ये पर्टिकुलर लूप कुछ इस तरीके से चलेगा 1 to 2 टाइम्स, और ए बी जो हमारे पास में है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार चलेगा, सी की वैल्यू ए है, ठीक है, देन उसमें इंक्रीमेंट होगा, वापस से जे का लूप चलेगा। तो जब जे की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो 2 के केस में सी की वैल्यू बी हो चुकी होगी, तो यहाँ पर बी डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर यहाँ तक ये कंसेप्ट तो आपको समझ शायद आया होगा, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही थर्ड आइटरेशन के केस में हम हमेशा हर एक पर्टिकुलर इस जे को चलाने से पहले जो सी नाम का वेरिएबल है उसको हमेशा ए से असाइन कर रहे हैं, अगर ए से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो यहाँ पर लेट्स से कि ए डिस्प्ले हुआ है, यहाँ पर बी एंड सी कैरेक्टर, देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम सी के बाद जो भी कैरेक्टर बनता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ई और एफ। ठीक है, लेकिन हमें पैटर्न कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, इसलिए हर बार हमें सी को ए से इनिशियलाइज करना जरूरी हो जाएगा। तो ये था हमारा पैटर्न। उसके बाद यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कंटिन्यू, जो हमारे पास में स्टेटमेंट होता है लूप में। जैसे कि अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट पे अगर ब्रेक करना होता है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे पास में एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। हमने देखा था कि 2 लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, एक तो ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू के केस में मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या करवाया है, कंटिन्यू का सिंपल काम क्या है कि अगर हमें लूप में किसी भी एक वैल्यू को या किसी भी आइट्रेशन को स्किप करना है तो हम यहाँ पर कंडीशन में वो पर्टिकुलर आइट्रेशन लिखें और उसके जस्ट बाद हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को पुट कर दें। इससे होगा क्या, वो पर्टिकुलर आइट्रेशन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। मतलब उस पर्टिकुलर आई की वैल्यू पर कोई भी काम या कोई भी आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं होगा, और वो स्किप होने के बाद आई यहाँ पर जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो स्विच हो जाएगा और आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से नंबर्स को डिस्प्ले करवाया है कि सबसे पहले यहाँ पर लूप को चलाया है मैंने -3 से लेकर =3 तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज किया है, मैं यहाँ पर सीक्वेंस को डिस्प्ले करवा रही हूँ कि 1/-3, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया। ठीक है, 1/-2 प्लस 1/-1। अब 1/0 लिखेंगे तो वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है एक
इनडिटर्मिनेट वैल्यू को, जिसको कि हम हिंदी में बोले अनंत, ठीक है। तो मैंने उसको स्किप करने के लिए यहाँ पर चेक करवा दिया कि अगर i की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, यहाँ पर कंटिन्यू हो जाए, और अब प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाए, i पर, यानी कि i प्लस प्लस स्टेटमेंट पर। तो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1, ठीक है। i की वैल्यू जैसे ही 1 होगी फिर वापस से जो कंडीशन चेक होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये चेक होगी, ठीक है। अब ये लूप चलेगा कब तक, जब तक कि i की वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी। तो इस लूप में समझने वाली सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट में सबसे पहले 1 अपॉन और देन i की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, फिर देन नेक्स्ट आइटरेशन को, नेक्स्ट रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने से पहले मैंने प्लस का साइन डिस्प्ले करवाया, ठीक है। और दूसरा मैंने कंटिन्यू को यूज किया है, जिसका काम क्या है कि अगर हमें किसी भी आइटरेशन को स्किप करना है तो हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर स्पीड फास्ट लग रही है या वॉइस इशू है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद एक डिजिट्स का पैटर्न मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। ये आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा कि आपको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। ये कुछ आउटपुट है जिसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट रो में 1 वैल्यू आनी चाहिए, देन 1 2, देन 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ये कुछ डिस्प्ले करवाना है वैल्यू। तो अभी तक हमने सिंपली जितनी भी वैल्यू डिस्प्ले करवाई वो हमेशा लेफ्ट अलाइन डिस्प्ले करवाई है, लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट रो है उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस है, देन उसके बाद यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपका जो आउटपुट है वो जनरेट किया है, ठीक है। सेकेंड रो है, तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के कंसेप्ट की, ठीक है, प्रोग्राम मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये ट्राई करना है कि किस तरीके से बनेगा। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास में टोटल रोज 5 है तो फर्स्ट रो में 4 स्पेसेस हैं, सेकेंड रो में 3 स्पेसेस, देन 2 स्पेसेस, देन 1 स्पेस। तो ये इस तरीके से कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है। और 1 की वैल्यू को हर बार हमने डिस्प्ले करवाया है, तो इसको आप एज अ असाइनमेंट ट्राई करेंगे। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन रह जाएगा, नहीं समझ आएगा, पैटर्न प्रिंट नहीं होगा, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार क्लास में। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक लूप का कंसेप्ट जो है, ठीक है, सिंपल लूप का कंसेप्ट यहाँ पर ओवर होता है। हमने लूप की नेस्टिंग भी देखी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस का ही टॉपिक है, वो है रेफरेंस वेरिएबल। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये सी प्लस प्लस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेफरेंस वेरिएबल। तो समझते हैं इस टॉपिक में क्या है एग्जैक्टली अब अभी तक हमने वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स देखे थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपल वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल को हम कितनी कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक होगा हमारे पास में वैल्यू वेरिएबल, जो कि किसी वेरिएबल की सिर्फ और जो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करेगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक इंट ए टाइप का वेरिएबल बना दिया और उसमें 20 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास में जो वेरिएबल का एग्जाम्पल हो सकता है, वैल्यू वेरिएबल के अलावा एक होता है हमारे पास में पॉइंटर वेरिएबल। हालांकि पॉइंटर अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, बट मैं सिर्फ टाइप बता रही हूँ। पॉइंटर वेरिएबल के केस में हम क्या यूज करते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक ए वेरिएबल बना दिया, उसमें 50 असाइन कर दिया, और सेकेंड स्टेटमेंट में हम लेट्स से कि पॉइंटर वेरिएबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। पॉइंटर क्या होते हैं, नो डाउट इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे।
अभी टॉपिक था रेफरेंस वेरिएबल का, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उसको एक बार वेरिएबल की कैटेगरीज देख रहे हैं। तो अब अगर हम ये रेफरेंस असाइन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। अब पॉइंटर के अलावा हमारे पास में पॉइंटर वेरिएबल के अलावा एक टाइप और भी होता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस वर्ड अभी तक आप लोगों ने मे बी एक्सेल में सुना होगा अच्छे से, और सी में भी आप लोगों ने रेफरेंस टर्म तो सुना ही होगा। तो अब एग्जैक्टली रेफरेंस वेरिएबल जो हमारे पास में वेरिएबल की कैटेगरी होती है, जिसको कि हम कहें कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए रेफरेंस वेरिएबल एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है। एक इस तरह का वेरिएबल होता है जिसको कि हम एलियास नेम की तरह यूज करते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम किसी एक वेरिएबल का एक और नेम यूज करना चाहें तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या कहेंगे, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो जब हम किसी एक वेरिएबल का एलियास नेम देते हैं, मैंने क्या बोला, मैं एग्जांपल के थ्रू शो करती हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर एक ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 100 है, ठीक है। तो जब भी हमें रेफरेंस वेरिएबल बनाना होता है, ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हमेशा हम उस वेरिएबल के आगे पहले, यानी कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल के जस्ट पहले क्या पुट करेंगे, एम्परसेंड का साइन। पॉइंटर वेरिएबल हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए जिस वेरिएबल को आपको रेफरेंस बनाना है, तो उसके पहले आपको एम्परसेंड का साइन पुट करना होगा। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। एम्परसेंड के साइन से क्या होगा, ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा। किसका रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, यानी कि किसका एलियास बन जाएगा, ए वेरिएबल का, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ए वेरिएबल ले लिया जिसमें वैल्यू 100 असाइन कर दी, देन रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। ये तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने का तरीका है, प्लस हमने उसमें ए वेरिएबल को असाइन कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये इम्पैक्ट होगा कि आपके पास में रैम में एक लोकेशन पे 100, ठीक है, 100 असाइन हो जाएगा, प्लस उस लोकेशन का जो नाम है वो क्या रहेगा, उस लोकेशन को आप REF से भी एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो उस लोकेशन को ए नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब एक लोकेशन, लेकिन उस लोकेशन के एग्जैक्टली दो नाम हो गए। दो नाम क्यों हो गए, क्योंकि हमने ए सबसे पहले एक वेरिएबल बना था जिसकी वैल्यू हमारे पास में 100 थी, लेकिन जब हमने ए का रेफरेंस असाइन कर दिया इस रेफ वेरिएबल में, तो अब इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम रेफ नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं और ए नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहलाता है रेफरेंस वेरिएबल। अब बात आती है कि इसका फायदा क्या है। जब हम नॉर्मल वेरिएबल्स पे काम कर सकते हैं तो उसका फायदा क्या है, ठीक है। इसका फायदा, पहला फायदा ये है कि अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करें, ठीक है, तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने चेंजेस परफॉर्म नहीं किए। अगर मैं यहाँ पर ए और रेफरेंस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाऊंगी तो दोनों के केस में, क्योंकि एक ही लोकेशन एक्सेस हो रही है, तो रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 100, ठीक है। दोनों के केस में रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर 100। तो ये पहला एग्जाम्पल था रेफरेंस वेरिएबल का। एक और यूज अभी हम पढ़ते हैं उसको। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।